गुड मॉर्निंग गाइस। चलो, आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दो पार्ट में डिवाइड किया था उसको आज कंप्लीट कर लेंगे आज। ओके, चलो पहले से रिवाइज कर लेते थोड़ा कि क्वेश्चन नंबर 5 था क्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में आपने क्या चीज़ पढ़ी हुई है। ओके, तो था क्या वो, तो फेवल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो फेवल्स के प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, वो देखा था कल। ओके, 6 पॉइंट ऑलरेडी देख लिए थे उसमें से। देखते आगे क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपने देखे थे। तो सबसे पहला टॉपिक आपने देखा था, चलो समझो कि फेवल प्रिंसिपल में जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं वो सब चीज़ें देखी थी आपने। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को 6 एक्टिविटी में डिवाइड किया था, इसमें से एमसीक्यू है कि वो दिखाया था आपको। फिर पहला पॉइंट था कौन सा, डिसीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ओके सॉरी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, वर्क को डिवाइड करना और स्पेशल काम करने के लिए स्पेशल एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। ओके, सेकंड टॉपिक था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, वो भी डिटेल समझा दिया है। ओके, थर्ड टॉपिक कौन सा था, डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे डिसिप्लिन बनाई हुए, विथ एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, कि डिसिप्लिन को फॉलो करे और करवाए। ओके, फोर्थ टॉपिक यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या होगा कि एक काम करने के लिए एक ही बॉस चाहिए। होगा क्लियर, एमसीक्यू में आएगा, वो भी ध्यान रखना। फिर फिफ्थ टॉपिक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड फॉर वन प्लान, एक प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए। ओके, उसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन देने वाला एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरली दो टाइप के इंटरेस्ट आपको बोले थे हो रहे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। तो अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन किसको कौन सा इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंट देगी, तो जनरल इंटरेस्ट को। क्लियर, यहाँ तक पार्ट 1 में देख लिया था, हो रहा है क्लियर। चलो अभी पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है आपका, मीन्स पार्ट 2 में 7 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो 7 टॉपिक कौन सा है, तो 7th वाला टॉपिक है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। कौन सा टॉपिक है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ले क्या, शुद्ध से बढ़तर, बराबर, पर्सनल एम्प्लॉय, ध्यान रखना। रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल and wage rate and wage structure are decided on the basis of performance made by the employee of organization. There should be incentive scheme of payment of employee, ध्यान रखना। रेम्यूनरेशन सबके लिए कैसी होनी चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल। मीन्स आपको वेज रेट एंड वेज स्ट्रक्चर ही ऐसा डिसाइड करना है, वेज रेट और वेज स्ट्रक्चर है वो ही ऐसा डिसाइड करना है कि सबके लिए सबको सैलरी फेयर एंड इक्विटेबल मिले। अभी ऐसा नहीं बोलता कि फेयर एंड इक्विटेबल, आप सोचोगे कि सर फेयर सैलरी ले बद्दा सरखो पगार मिले, तो ऐसा नहीं होगा। समझो कि मार्केटिंग का एग्जांपल आपको लेना है। मार्केटिंग जॉब वाले जनरली क्या करते हैं कि उसको टारगेट देते हैं, एम्प्लॉय को टारगेट देते हैं कि आ महीने तारे 3 लाख काम करवानुं। जो तू 3 लाख काम करीश तो तने 10,000 रुपया पगार प्लस 30% इंसेंटिव। अगर 3 लाख का टारगेट कंप्लीट होगा तो 10,000 रुपीज फिक्स सैलरी तो मिलेगी, और जो 3 लाख पे से समझो 30% इंसेंटिव। ओके, दैट मीन्स क्या कि जो सब एम्प्लॉय के लिए यही स्कीम है, दैट मीन्स सबके लिए फेयर और इक्विटेबल है। होगा कि नहीं, जो एम्प्लॉय 3 लाख का काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, जो 3 लाख का टारगेट अचीव नहीं करेगा उसको कम सैलरी मिलेगा। होगा क्लियर, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो अच्छा काम करता है उसको इंसेंटिव स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, मीन्स उसको इंसेंटिव मिलेंगे। जो बराबर काम नहीं करता है उसको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। इज इट क्लियर, पॉइंट नंबर 7। आगे देखो, पॉइंट नंबर 8 कौन सा है, तो पॉइंट नंबर 8 आपका है सेंट्रलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण। क्लियर, देखो सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द डिग्री ऑफ concentration of authority in the organization. In small organization there is centralization where a manager give instruction directly to subordinate. Okay, superior must delegate of authority to subordinate। ध्यान रखना, एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आगे टॉपिक आएगा, आप पढ़ने वाले हो। सेंट्रलाइजेशन એટલે કેન્દ્રીકરણ અને डिसेंट्रलाइजेशन એટલે विकेंद्रीकरण, ध्यान रखना। तो जनरली जो स्मॉल स्केल कंपनी होगी जहाँ पे एम्प्लॉय कम होंगे वहाँ पे जनरली क्या होगा कि जो ओनर होगा या कंपनी का मैनेजर होगा ना, तो वो रेगुलरली एम्प्लॉय अपने जो सबऑर्डिनेट होगा ना उनको रेगुलरली क्या करता रहेगा, इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। ओके, मीन्स टोटली जो अथॉरिटी है वो अपने पास रखेगा,
वो ऑथोरिटी को डेलीगेट करेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रलाइजेशन। राइट, क्लियर। और जो लार्ज स्केल होते हैं, तो लार्ज स्केल में जनरली क्या होता है, लार्ज स्केल में जनरली क्या होता है, तो ऑथोरिटी को डेलीगेट करते हैं। मीन्स क्यों ऐसा करते हैं, तो वहां पे जनरली बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, अकेला मैनेजर सब पे कॉन्सेंट्रेट कर सकेगा नहीं, होगा कि नहीं, क्लियर। मीन्स वो क्या करते हैं कि भाई तुझे काम ये करना है, तुझे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी तो तुझे अथॉरिटी भी दी, जो आगे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वाला मैंने प्रिंसिपल समझाया वो, राइट। मीन्स बहुत सारी जगह पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बहुत सारी जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फेवल ने ऐसा बोला है कि सेंट्रलाइजेशन रखो, बट अभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, एम्प्लॉय का नंबर्स बढ़ गया इसके लिए। चलो, होगा 8 पॉइंट क्लियर। ओके, अभी पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 कौन सा है, तो पॉइंट नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, और उसको बोलेंगे लाइन ऑफ ऑथोरिटी। कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन अथवा तो लाइन ऑफ ऑथोरिटी। ध्यान रखना, दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू द चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। क्या रिफर्स करता है, टू द चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मीन्स टॉप टू बॉटम एक चेन बनानी पड़ेगी कंपलसरी मैनेजमेंट में आपको। मीन्स कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, वो आपको पता चले उसके लिए। देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपको पता है कि आपको ऑर्डर किससे पास से लेने और किसको आपको फीडबैक देने। एवरी एम्प्लॉय मस्ट नो हु इज इज सुपीरियर एंड हु इज इज सबऑर्डिनेट, जिससे दूसरा भी बेनिफिट होगा कि मेरा सुपीरियर कौन है और मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, वो पता चलेगा। होगा क्लियर। देखो ये स्केलर चेन का एग्जांपल है, डायग्राम है, वो आपको पैम्पलेट में भी दिखेगा। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो आप, गैंग प्लैंक दिख रहा है। ओके, तो गैंग प्लैंक मीन्स क्या, वो एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखना। गैंग प्लैंक मीन्स क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है ABCDEFG, तो ए से बी है वो स्केलर चेन है। मीन्स हेड ए जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके अंडर बी है, उसके अंडर सी है, उसके अंडर डी है। तो जनरली ऑर्डर कहाँ से आएगा, टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर ऑर्डर आएगा, ध्यान रखना। गैंग प्लैंक क्या है, उसके लिए एक एग्जांपल ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको स्केलर चेन दिख रही है, मीन्स 3 ही लेवल दिख रहे हैं, A to B, B to C, C to B, मीन्स 3 या 4 लेवल दिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको एग्जांपल ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवे में टोटली 23 लेवल्स है। यहाँ पे जैसे 3 या 4 लेवल आपको दिख रहा है ना, तो इंडियन रेलवे में टोटली 23 लेवल्स है। कितने लेवल्स है, 23। ओके, अभी वो लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, मीन्स हायरार्की के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। बट समझो गैंग प्लैंक मीन्स क्या, समझो कि गुजरात में कोई जगह पे रेलवे का एक्सीडेंट, मीन्स ट्रेन નું एक्सीडेंट થયો गुजरात में कोई जगह है, होगा क्लियर। तो रेलवे डिपार्टमेंट फिर ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंगली नहीं जाएगी, वो क्या करेंगे, गुजरात रेलवे को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। मीन्स समझो कि अभी समझो एच है, एच मीन्स क्या, कि समझो कि हैदराबाद क्या हरियाणा में एक्सीडेंट हुआ, तो फिर रेलवे अथॉरिटी डायरेक्ट A to H या फिर D to H डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। मीन्स जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो ब्रेक किया, जो भी इमीडिएट सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होता है। समझो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, तो सब ऑर्डिनेट डायरेक्ट वो डिसीजन ले सकता है, बट उसको सुपीरियर को एक बार बोल देना पड़ेगा। होगा क्लियर, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। टॉपिक नंबर 10 कौन सा है, ऑर्डर। कौन सा टॉपिक है, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स देखो, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट there must be definite place for everything and everything must be on its definite place. For example, material and machines, बराबर। ऑर्डर मीन्स क्या, ऑर्डर करना जो कोर्ट में होता है वो नहीं, ध्यान रखना। ऑर्डर मीन्स क्या, हर एक चीज के लिए कंपनी में हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर जगह होती है, वो चीज वहां पे ही कंपनी में होती है। क्यों, तो वहां से ही आपको चीज मिल जाएगी, तो आपका टाइम से होगा, इसके लिए वो चीज वहां पे ही रखनी है। समझो તમારા મારા ઘર જેવું ના હોય કે આપણા ઘરમાં જનરલી શું હોય, જનરલી બધા બહુના ઘરમાં 95% લોકો એવા છે, એના ઘરમાં તમને જોવા મળશે જ્યારે જે વસ્તુ જોતી હોય ને ત્યારે તે વસ્તુ મળે જ નહીં। સાચી વાત કે ખોટી વાત, ઓકે, ક્લિયર। મીન્સ દરેક વસ્તુની જગ્યા હોય, કી સ્ટેન્ડ હોય તો પણ કી સ્ટેન્ડમાં કી ના ટીંગાતી હોય, બીજી કોઈ વસ્તુ ટીંગાતી હોય, તો આને ઓર્ડર ના કહેવાય। अभी समझो कि कंपनी में ऐसा होता तो क्या होता, मटेरियल है, मशीन है अपनी जगह पे नहीं है, तो फिर क्या होता, कितना टाइम वेस्ट होता। ओके, मीन्स एवरीथिंग मस्ट बी ऑन इट डेफिनेट प्लेस एंड
होगा क्लियर? डेफिनेट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन डेफिनेट प्लेस. इज इट क्लियर? ओके. टॉपिक नंबर 11 क्या है? टॉपिक नंबर 11 देखो, इक्विटी. टॉपिक नंबर 11 क्या है? इक्विटी. इक्विटी એટલે સમાનતા, ध्यान रखना. Equity is a combination of kindness and justice. This means management should give equal treatment to every employee. The treatment given to the employee subordinate should be equal and fair. बराबर. यहाँ पे आपको कौन सा एग्जाम्पल है? जो आगे मैंने मार्केटिंग वाला रेम्यूनरेशन में एग्जाम्पल दिया ना, वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो कि सबके लिए पैकेज सिंपल ही रखा है कि 3 लाख નું કામ કરો, વધારાનું કામ કરો, તમે વધારાનું કમિશન લઈ જાઓ. सिंपल चीज है. मीन्स इक्विटी हुआ. ओके. समझो दूसरा एग्जांपल दे दो तो इक्विटी मीन्स क्या? तो जनरली बहुत सारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन लोगों को कैंटीन की फैसिलिटी नहीं देते, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं देते. ओके. तो इक्विटी नहीं बोलते उसको. कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है या आपका परमानेंट एम्प्लॉय है, सबको फैसिलिटी आप इक्वल दोगे तो उन लोगों को क्या, उनकी एनर्जी बढ़ेगी. सिंपल चीज है. आप उनको ऐसा बोले कि आपको टिफिन घर से लेके आना है, कि अपने आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अपने आप व्हीकल लेके आना, तो फिर क्या होगा? उसका डिससेटिस्फेक्शन तो वहां से ही स्टार्ट हो गया है. ओके. तो उसकी इफेक्ट डायरेक्ट उसके वर्क पे आएगी. मीन्स इक्विटी का आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. ध्यान रखना. It refers to retain good personnel for longer period of time. If there is labor turnover in organization, it will affect the production. ध्यान रखना. अभी जनरली मार्केट में, इंडियन मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट मार्केट में से जो एम्प्लॉय, जो क्वालिटी वाले एम्प्लॉय, जो एबिलिटी वाले एम्प्लॉय जो चाहिए वो इजीली मिलते नहीं है. मीन्स आपने जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करके रखा है, हायर करके रखा है, उसने आपको ट्रेनिंग दी है, उसको आपने बनाया, उसका नॉलेज एबिलिटी क्रिएट की है. ओके. तो वो लॉन्ग टाइम तक कैसे आपके वहाँ काम करे, લાંબી મુદ્દત સુધી તમારા ત્યાં કેવી રીતે કામ કરે તે પણ જોવું જોઈએ. समझो कि ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर, लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट पे या आपकी कंपनी की इमेज को ही ब्रेक करेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि समझो कि जो भी जॉब सीकर्स होगा उसका एक ड्रीम होगा कि टाटा है, रिलायंस है, जिंदाल है, बिरला है, वो सब मुझे, वो कंपनी में से मुझे एक कंपनी में जॉब मिल जाए. समझो कि टाटा और रिलायंस तो यहाँ कोई ने जॉब मળી तो कोई जॉब छोड़से? क्यों नहीं छोड़ता? क्या है? मैंने तो काम नहीं करावता હોય. समझो એને બીજી બધી કંપની કરતા 10 ગણું વધારે કામ કરાવે. સમજો એક સેકન્ડનો હિસાબ માંગે ત્યાં, બરાબર. પણ એને ફેસિલિટી, એને સેલેરી એવો મળતો હોય ને કે ત્યાંથી છોડે નહીં. તો એને શું કહેવાય? તમારા જે એમ્પ્લોય છે, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ છે એમ્પ્લોય, એને તમારે સાચવવાના કેવી રીતે તે પણ તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે એ તમારી એસેટ્સ કેવા છે. આગે देखो पॉइंट नंबर 13 वो है इनिशिएशन. कौन सा है? इनिशिएशन. ध्यान रखना. It refers to ability to think and execute the plan for this. For this, management should encourage its subordinate to participate in the process of planning and decision making. चलो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दिया हुआ आगे, दूसरी बार एग्जांपल दे रहा हूँ वापस. ध्यान रखना कि समझो कि आप और मैं कोई कंपनी में जॉब कर दे, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. आपका प्रोडक्शन मैनेजर में हूँ. मैंने आपको टारगेट दिया आज के दिन कि आपको 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने हैं, और 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए आपको मैंने प्रोडक्शन मेथड भी दे दी. ध्यान रखना. ओके. अभी वो प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली आपने काम स्टार्ट किया है, बट आपका टारगेट जो 1000 था ना वो अचीव नहीं हुआ, 800 यूनिट ही प्रोडक्शन हुए. तो फिर क्या? तो आप लोगों ने इकट्ठा होकर, आप में भी नॉलेज है, एबिलिटी है, मीन्स आप लोगों ने इकट्ठा होकर कोई न्यू मेथड ब्रॉटअप की, कोई नवी मेथड बनाई, प्रोडक्शन मेथड. ओके. और उसके अकॉर्डिंगली आपने काम किया तो आपका 1000 यूनिट का प्रोडक्शन अचीव हो गया, टारगेट अचीव हो गया, और उसके बाद भी 2 घंटे बचे, मीन्स 6 कलाक में अचीव થઈ ગયો. मीन्स ये प्रोडक्शन मेथड बहुत ईजी थी. समझो. अभी आप क्या करोगे? आप मेरे पास आओगे, प्रोडक्शन मैनेजर में हूँ, मीन्स आप मेरे पास तो आओगे, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो. ओके. कि सर हमें आ रीते नहीं, आ रीते मेथड બીજી કરી છે, એનાથી પ્રોડક્શનની ક્વોલિટી પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે અને પ્રોડક્શન 2 કલાક વધારે વહેલું થઈ જાય. તો શું કરવાનું? હવે एज ए प्रोडक्शन मैनेजर मारे ત્યાં શું કરવું જોઈએ? ओके, आपको काम करना है, आप अपना डिसीजन अपने आप लो, आप प्लानिंग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए. बट वहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा, चल भाई मैं જે કીધેલું ને એ જ કરવાનું,
દાપણ નહીં કરવાનું, મેં જે મેથડથી કીધું ને એ જ મેથડથી કરવાનું, બરાબર. તો તઈ તમારું મેન્ટલ ડિસેટિસ્ફેક્શન શું થશે, क्रिएट થશે, होगा कि नहीं. बट अगर मैंने पहला वे अपना लिया तो कि अच्छा चलो आपने कोई प्रोडक्ट की है नई मेथड, तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मीन्स क्या, आपने इनिशिएशन लिया कि नहीं, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि नहीं, काम करने में सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा कि नहीं, होगा कि नहीं. वो भी काम करता है, तो इनिशिएशन होगा. क्लियर. टॉपिक नंबर 14 कौन सा है, ई स्पिरिट डिकॉर्स. कौन सा है, ई स्पिरिट डिकॉर्स मीन्स जूथ भावनाનો સિદ્ધાંત. ओके, ध्यान रखना. इट रिफर्स टू टीम स्पिरिट अमंग द member of the organization. Fowles emphasis that there should be harmony in the organization. Again, there must be unity among the employee to achieve their common objective. ध्यान रखना, यूनिटी सबसे बड़ी चीज है ऑर्गेनाइजेशन में. यूनिटी सबसे बड़ी चीज है. ओके, यूनिटी कौन कौन के बीच में होनी चाहिए. सबसे पहला मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए. दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं आने चाहिए. दूसरा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट उसके बीच में भी यूनिटी होनी चाहिए. तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई उनके बीच में भी यूनिटी होनी चाहिए. चौथी, यूनियन एंड यूनियन के बीच में भी यूनिटी होनी चाहिए. और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में भी यूनिटी होनी चाहिए. सबके बीच में अलग एक यूनिटी होगी, हार्मोनी होगी, तो फिर उससे क्या होगा, उसका क्लियर इफेक्ट या उसका क्लियर रिजल्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा. वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. सब अपना रोल समझते हैं, सब अपना रोल प्ले करते हैं. समझो कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर यूनिटी में काम नहीं करेगी तो एक भी मैच जीतेगी, या वॉट एवर क्रिकेट टीम या वॉट एवर स्पोर्ट टीम, यूनिटी में काम करना पड़ेगा कि नहीं उनको. सबको अपना रोल पता है. बैट्समैन है तो बैट्समैन बैटिंग ही करेगा, बॉलर है बॉलर बॉलिंग ही करेगा, फील्डिंग तो सबको करनी है कि नहीं, समझना. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. सबको अपना रोल पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली काम सबको करना है. होगा क्लियर. मीन्स आज आपका ए वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हेनरी फेवल्स के प्रिंसिपल, वो 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए. होगा. जो न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट, वॉट एवर स्टूडेंट है, आपको अगर पता नहीं चलता है तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीक से 1 या 2 दिन लाइव लेक्चर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो भी कोई भी कंक्लूजन या कोई भी डिफिकल्टी वो डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्व करेंगे. वही सेशन स्पेशली उसके लिए ही रहेगा, ध्यान रखना. ओके, बाकी तो एक्सपर्ट पब्लिकेशन के न्यू नॉर्मल्स आपको पता ही है, आप फॉलो करो और उसको करवाओ. बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीक.